नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे और जो बड़ी खबरें आज की हैं वो उनकी जानकारी आपको देंगे। आज अगर हम बात करें जेबीटी भर्ती से रिलेटेड, क्योंकि एक जो दोनों तरफ रादर कमीशन की भर्तियां भी और बैच वाइज भी उनको लेकर फाइनल डिसीजन अभी होना बाकी है और उसको लेकर एक बड़ी अपडेट हाई कोर्ट से आ रही है। जो सुनवाई की डेट एक तय हो गई है बीच में, जिसमें अभी तक जो राज्य सरकार की तरफ से जो रिप्लाई फाइल हुआ है उस रिप्लाई पर हम आपसे बात करेंगे कि अब कल इसमें क्या फैसला होने की अब उम्मीद जगी है। क्योंकि बैच वाइज भर्ती में, खासकर बैच वाइज भर्ती में अब भी जो इंतजार है लोगों को फैसले का, उसकी बात करना आज जरूरी है। क्योंकि जो कमीशन वाली भर्तियां थी उसमें तो फिर भी रिजल्ट तैयार करने के लिए बोल दिया है। हालांकि उसमें भी एक ट्विस्ट है जिसको लेकर क्लैरिटी होना अभी बाकी है और वो ये है कि अपॉइंटमेंट जो है वो किस किस को देंगे, क्या जेबीटी के साथ बीएड को भी देंगे या नहीं देंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज इसके बाद जो कल के हमारा लाइव था उस पर कुछ क्वेरीज हमें मिली थी, उन क्वेरीज को लेकर आपको बताएंगे कि आज उनमें से हमने कितनी क्वेरीज का रिप्लाई आपके लिए लाया है जो व्यूअर हमारे हैं। बेसिकली टीजीटी, हिंदी संस्कृति, ये दोनों मामले जो हैं कैबिनेट से होने के बावजूद बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी मांग रहे थे कि क्यों इसमें डिसीजन नहीं हो रहा है टाइम पे और इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये आज आपको बताएंगे। साथ में जेओए लाइब्रेरी, जो एक नया कैडर क्रिएट हो रहा है एजुकेशन में, लाइब्रेरी का जो स्टाफ पहले से होता था ऑलरेडी, उसकी जगह ये नया क्रिएट हो रहा है पहली बार। और इस नए कैडर के लिए जो आरएनपी रूल, जहां टाइम लग रहा था बढ़ने में ज्यादा, उनको लेकर ताजा स्थिति क्या है और फाइनेंशियली इस पोस्ट को कितना डाउनग्रेड किया गया है, ये भी आज आपको बताएंगे। हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वैसे आज हड़ताल दो तरह से थी, एक जो यूजीसी स्केल वाले थे, यूनिवर्सिटी के टीचर या कॉलेज के टीचर, एक उनकी, और एक है जिला परिषद कर्मचारियों की। यूजीसी स्केल वाली तो खैर टल गई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने मंडी में उनको आश्वासन दे दिया है, लेकिन जो दिक्कत है यहां वो जिला परिषद कर्मचारियों की है। 3 जिलों ने इनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर दी है और अगले 1-2 दिन में ये एक्शन आपको अब सामने दिखेगा। वजह बनी है डायरेक्टर की एक चिट्ठी, जिसके कारण डीसीज को इनके ऊपर एक्शन लेने का एक आधार मिल गया है। वो बात करेंगे। आज क्लास 1 और 2 जो अफसर हैं हमारे सरकारी सेटअप हैं, उनकी जो एसीआर है, हालांकि एसीआर भी अब बदल गई है, जो इसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन एसीआर की प्रक्रिया बदली जा रही है। यानी कि जो आईएएस और एचएएस हैं वो तो सेंट्रल रूल से गवर्न होते हैं, लेकिन जहां तक बाकी क्लास 1 और क्लास 2 जो बाकी विभागों में तैनात है, सरकारी विभागों में, उनको लेकर क्या बदलाव होने वाला है और ये बदलाव क्यों किया है हिमाचल सरकार ने, ये जानकारी आपको देंगे। इसके साथ बात करेंगे बिजली बोर्ड में नया पे कमीशन कब मिलेगा। आज सचिवालय में फाइनेंस के लोगों के साथ बिजली बोर्ड के प्रबंधन की बैठक थी और ये भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देने को है। बिजली कनेक्शन के लिए नई शर्त एक लगी है। आयुर्वेद फार्मासिस्ट और एचआरटीसी के कंडक्टर सचिवालय पहुंच गए थे। जो महासंघ का अध्यक्ष है अश्विनी ठाकुर, उनसे मिलने, हमने आपको ये लाइव भी दिखाया था। उनकी जो मसले हैं उनकी बात करेंगे। जीएसटी कंपनसेशन 2026 तक बढ़ाने की डिमांड हिमाचल की तरफ से की गई है, इसकी बात करते हैं। विधानसभा से पहले एक बड़ी परीक्षा राज्य सरकार की चुनाव में होने वाली है। परीक्षा तो खैर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी होगी, लेकिन सरकार के लिए ज्यादा चुनौती है, इसलिए वो बात साथ में करेंगे। अफसरशाही क्या हिमाचल में फिर से बदली जाएगी, क्योंकि वजह जल शक्ति विभाग में जो कार्यकाल पूरा हो रहा है विकास लाबरू जी का, वो बात करेंगे। एनएचएआई के जो हिमाचल के आरओ हैं, जो एक सीनियर अफसर हिमाचल में होते हैं हर स्टेट में, उनको अवार्ड मिला है और उसकी भी बात करेंगे कि ये अवार्ड किस कैटेगरी में दिया गया है। नारी को नमन नाम दिया है राज्य सरकार की उस स्कीम को सरकार ने, जिसके तहत महिलाओं का बस किराया 50% किया जा रहा है, लेकिन इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले ही केस हाई कोर्ट पहुंच गया है। दोनों अपडेट आपको देंगे। हिमफेड ने आज एक डिसीजन लिया है। वो सेब तो पहले खरीदते थे लेकिन अब सीमेंट बेचेंगे 2 कंपनियों के, विस्तार से आगे बताएंगे। कोरोना की लहर, चौथी लहर क्या हिमाचल में आने वाली है, ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जो एक्टिव केसेस का फिगर है वो सडनली राइज हुआ है।
क्योंकि आज टोटल केसेस जो आज मिले हैं पॉजिटिव वो जो ज्यादा है फिगर, और अकेले कांगड़ा में यानी कि टोटल केसेस 100 से ऊपर है एक दिन में, और कांगड़ा का अकेला फिगर 40 प्लस में चला गया है। मॉनसून अलर्ट की भी बात इसके साथ करेंगे क्योंकि ये दोनों मामले आपको एक साथ बताएंगे। अभी अगर हम कोविड की बात करें सबसे पहले तो आज 120 नए केस मिले हैं पूरे प्रदेश में। टोटल एक्टिव केसेस 441 हो गए हैं, 441। और अब आप देखिए सैंपलिंग में आज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है सैंपलिंग में, और जो 1800 के आसपास जो सैंपल लिए जा रहे थे, आज जो सैंपल है वो 2688 लिए गए, और जैसे ही सैंपल बढ़ाए हमारे पास पॉजिटिव केस भी बढ़ गए। मतलब ये है कि सोसाइटी में इस वायरस की प्रेवलेंस दोबारा से दिख रही है, और अगर ऐसे वक्त में अगर हम और इसमें सैंपलिंग इंक्रीज करेंगे तो हमें ये पॉजिटिव केस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। आज की जहां तक बात है तो आज 40 मामले कांगड़ा में, 23 मामले शिमला में, मंडी में 21 और 16 हमीरपुर में, बाकी जो जिले हैं उसमें कम मिले हैं। तो ये आज कोविड के केसेस हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप ये मान सकते हैं कि अभी हम फोर्थ जो लहर है एक तरफ से उस तरफ को ही जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर हम मॉनसून की बात करें तो अगले 24 घंटे के भीतर मॉनसून की एंट्री हिमाचल में हो सकती है। आज से मौसम खराब है, 2 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है पूरे प्रदेश के लिए, और किसानों और बागवानों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है, और पर्यटकों के लिए भी ये करनी पड़ी है। अगर कोई ऐसी जगह जा रहा है पर्यटक जहां जो रिस्क है फ्लैश फ्लड का या बाढ़ का इस तरह का है, तो उन एरिया से बचने की जरूरत है, और इसीलिए ये अलर्ट जारी किया गया है। हिमफेड ने आज एक डिसीजन लिया है अपनी बीओडी में, हिमफेड के स्टोरों में अब सीमेंट भी बिकेगा। अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट कंपनियों का सीमेंट बेचने का फैसला लिया है, और जहां तक सेब सीजन के लिए कलेक्शन सेंटर खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है, और वो इसलिए क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप है, इसलिए जो परचेज है, प्रिक्योरमेंट है, उसको लेकर एडवांस में प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही इस बारे में कोई डिसीजन हो पाएगा। अब नारी को नमन एक स्कीम है हिमाचल सरकार की, जिसके तहत 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी कि हिमाचल में महिलाओं को जो छूट है किराए में वो 25% के बजाय 50% होगी, यानी कि महिलाओं का किराया इंट्रा स्टेट बसेस में 50% होगा, आधा होगा। लॉन्ग रूट बसेस में ये छूट नहीं मिलेगी, और इसीलिए लेकिन ये छूट लागू की जा रही है सिर्फ एचआरटीसी की बसेस में, प्राइवेट बसेस को इस दायरे से बाहर रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं धर्मशाला से, और इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद ये फिर पता चलेगा कि किस तरह से ये आगे चीजें चलेंगी, लेकिन धर्मशाला से लॉन्च करने के बाद बाकी 11 जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे संबंधित मुख्यालयों पे, और वहां पे जो मंत्री हैं वहां पे उनको भेजा जाएगा। तो ये इस तरह से स्कीम लॉन्च की जाएगी। आज आपने सोशल मीडिया पे देखा भाजपा महिला मोर्चा ने इस स्कीम का जो पोस्टर था लॉन्च करने वाला, उसको सोशल मीडिया पे काफी तेजी से फैलाया है। लेकिन इसके साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की जो याचिका है वो हाई कोर्ट पहुंच गई है। निजी बस ऑपरेटर संघ की तरफ से ये याचिका दायर की गई है, और महासचिव जो एनके रमेश कमल इन्होंने बताया कि याचिका दायर कर दी गई है। अब कोर्ट जो इसमें सुनवाई के दौरान सारी चीजें तय होंगी वो उस हिसाब से इनको देखेंगे। जो चैलेंज की गई है इसमें एचआरटीसी की जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर ये हाई कोर्ट में केस किया गया है, और उसी तरह से इसको चैलेंज किया गया है। अब अगली बात करें तो वो है दूसरा कनेक्शन अगर लेना है बिजली का, तो उसके लिए शर्तें तय हुई हैं। अब अगर किचन और बाथरूम अलग होगा तो ही दूसरा कनेक्शन बिजली का अलग से मिलेगा हर फैमिली में, और ये शर्त अब जोड़ दी गई है। बिजली बोर्ड की जो टीम है इस बात की जांच करेगी कि अगर दूसरा कनेक्शन लेना है तो जो किचन और बाथरूम है कम से कम घर में वो अलग होना चाहिए। 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली के बाद कई तरह के जो कनेक्शन आवेदन बढ़े हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसा कर लिया कि घर को ही बांट लिया फ्री बिजली के चक्कर में, और इसके बाद अब दूसरा कनेक्शन के लिए इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फ्री बिजली जैसे अब 125 यूनिट अगर हो गई और 125 यूनिट बचानी है, तो आप देखिए 250 यूनिट फ्री हो सकती है अगर आप 2 कनेक्शन लगा लें, क्योंकि 126 यूनिट अगर खर्च कर दिए तो बिजली बिल पूरा लगेगा, 125 यूनिट खर्च किए तो बिजली बिल 0 आएगा। इसीलिए लोग ये कोशिश कर रहे हैं शायद कि वो अपना जो बिजली बिल है उसी को डिवाइड कर लें 2 हिस्सों में, और उसी के कारण ये सारी चीजें आगे अब हो रही हैं। इसके बाद एनएचएआई के जो अफसर को एक अवार्ड मिला है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद फिर अगले विषय भी लेंगे। एनएचएआई के जो आरओ हैं यहाँ पे अब्दुल बासित इनका नाम है, वो भारत के उत्कृष्ट अधिकारी की कैटेगरी में रैंक किए गए हैं।
उन्हें नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार वर्ष 2021 में NHAI के कोविड के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने DRDO के माध्यम से शिल्पग्राम लखनऊ में एक कोविड अस्पताल बनाने का फैसला किया था। उसमें ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण NHAI को दिया गया था और ये रिकॉर्ड समय में 18 अप्रैल को इनको दिया गया, 24 अप्रैल को इन्होंने बना दिया, उसके बाद ये अवार्ड दिया गया। यानी कि हिमाचल में काम के बदले नहीं मिला है, ये काम इन्होंने लखनऊ में किया था, उसके बाद इनकी ट्रांसफर यहां हो गई थी। अब अगली बात करते हैं और वो अफसरशाही क्या फिर से बदलेगी। आपको याद होगा 30 जून को जो जल शक्ति विभाग के सचिव हैं विकास लाबरू, कांगड़ा के फतेहपुर सीट से आते हैं, उनकी रिटायरमेंट है, वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और उसके बाद अब ये विभाग खाली हो रहा है। ये किसको दिया जाएगा? जिसको ये दिया जाएगा वहां से फिर कोई विभाग लेके किसी तीसरे को दिया जाएगा, तो ये एक तरह से टोपियां बदलने वाली बात होती है और ये इसी तरह से खो खो की तरह गेम चलती है सचिवालय में और इस बार भी लगभग ऐसा ही होने वाला है। वैसे अगर हम जल शक्ति विभाग की बात देखें तो इसको इससे पहले जो छुट्टी के दौरान या बाकी चीजों के दौरान भी बीच में अमिताभ अवस्थी जल शक्ति विभाग को देख चुके हैं और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एक ही सेक्रेटरी के पास फिर दोनों विभाग हो जाएंगे मंत्री के, लेकिन इनके पास टेक्निकल एजुकेशन है, फिर वो किसको जाएगा ये सरकार को देखना है। लेकिन इससे ज्यादा क्या इसके कारण, इस खो खो के कारण कहीं और बदलाव होते हैं कि नहीं, ये हमें इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही पता लगेगा कि ये बदलाव किस लेवल तक जाते हैं। अब अगली बात करें तो अगली बात करने से पहले जीएसटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज चंडीगढ़ में थी और उसमें हिमाचल ने भी हिस्सा लिया। हिमाचल से ऊर्जा मंत्री उसमें गए थे, जो सुखराम चौधरी हैं, और जो जीएसटी के यहाँ पे एक्साइज के सेक्रेटरी हैं सुभाशीष पांडा, वो भी गए थे। जो कमिश्नर हैं यूनुस जी, वो भी गए थे। वहाँ पे कई राज्यों की ओर से ये डिमांड रखी गई, जो जीएसटी कंपेंसेशन भारत सरकार देती है पॉसिबल नुकसान के बदले, वो जून में इस महीने खत्म हो रहा है, उसका जो कार्यकाल है, अवधि है, उसको अगले 2026 तक बढ़ाने की डिमांड की गई है। इसको अब केंद्र सरकार किस तरह से लेती है, वैसे डिसीजन तो जीएसटी काउंसिल ने ही करना है और इसीलिए इसमें यह ध्यान देने वाली बात होगी कि क्या इसको इस तरह से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2017 में जीएसटी जब लागू किया गया था तो 5 साल के लिए जो नुकसान की भरपाई करने का केंद्र सरकार ने वादा किया था, अब वो टर्म पूरा हो रहा है। 2026 तक डिमांड की है, होता है या नहीं है बाद में पता लगेगा। इसके बाद अगली बात करते हैं और अगली जो बात है इसके बाद वो है जो विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी परीक्षा की, और वो है शिमला नगर निगम का चुनाव। शिमला नगर निगम का चुनाव नॉर्मल समय में 18 जून से पहले कंप्लीट होना था, नया सदन देना था, लेकिन हाई कोर्ट में केस गया था परिसीमन को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर, इसलिए चुनाव हो नहीं पाया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है कि परिसीमन के झगड़ों के कारण जो संवैधानिक बाध्यताओं के इलेक्शन है ये नहीं टल सकते, और 3 जजों की बेंच का ये फैसला है। और उसके बाद अब हिमाचल में भी राज्य चुनाव आयोग ने डीसी शिमला को टाइम बाउंड तरीके से प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। अब जो डीसी शिमला है, इन्होंने आज बैठक की चुनावी तैयारियों पर, और अब ये तय हुई है टाइमलाइन की, क्योंकि इस बार वोटर लिस्ट जो है वो विधानसभा की ली जा रही है नगर निगम चुनाव के लिए, इसीलिए उसकी जो राज्य चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पे इस वोटर लिस्ट की जो मैपिंग है वो 4 जुलाई तक डेडलाइन रखी गई है इसको पूरा करने की, और 4 जुलाई के बाद फिर ये नोटिफाई करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को कहेंगे। राज्य चुनाव आयोग फिर इनको शेड्यूल देगा वोटर लिस्ट फाइनल करने के लिए। वोटर लिस्ट फाइनल करने के लिए 22 या 23 दिन का वक्त मिलेगा। उसके बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी, और उसके बाद अगले 22 या 23 दिन में ही या 25 दिन में ही इलेक्शन कंप्लीट करना है। इसीलिए शिमला नगर निगम का चुनाव अब अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में वोटिंग हो रही है, और ये विधानसभा चुनाव से एग्जैक्ट पहले होगा। और इसी कारण एक तो जो हमारी चुनाव आचार संहिता है वो भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि अगस्त तक ये रहेगी, फिर सितंबर, अक्टूबर, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो दूसरी आ जाएगी। लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये कि अगर ये चुनाव सरकार जीतती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरकार ये चुनाव यानी कि भाजपा यहां चुनाव हारी तो विधानसभा से पहले ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, जैसे विधानसभा उपचुनाव में हुआ था, लोकसभा और विधानसभा में।
और अगर सरकार जीत गई तो फिर कांग्रेस के लिए अभी ये एक ऐसा चैलेंज हो जाएगा कि फिर इसके बाद रिकवरी मुश्किल होगी। तो ये एक बड़ा जो चुनाव है विधानसभा से पहले ये हो गया है। अगर इससे पहले अगर हो जाता रूटीन टाइम पर तो हो सकता है उतना इंपैक्ट इसका ना आता। तो ये विधानसभा चुनाव की बात, लोक इसके नगर निगम चुनाव की बात हो गई। इसके बाद अगली बात करते हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट और एचआरटीसी कंडक्टर की। आयुर्वेद फार्मासिस्ट जो थे वो आज महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी ठाकुर उनसे मिलने सचिवालय आए थे। हमने इसको लाइव आपको दिखाया था और अभी भी दिव्य हिमाचल टीवी पर ये लाइव फीड अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने अपनी जो पे एनॉमली है उसकी बात कही, साथ में जो पैरिटी की मांग की, जो एलोपैथी के फार्मासिस्ट हैं उनके बदले उनके बराबर की पैरिटी की बात की जो सैलरी के मामले में, और ये लेफ्ट आउट कैटेगरी में क्योंकि पहले से हैं तो इनकी अनोमली जो है वो ज्यादा है। और इसीलिए जो मामला है पे अनोमलीज का, पहले महासंघ ने भी जब ये जेसीसी की बैठक हुई थी तो इसको उस एजेंडा में ऐड नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये पे अनोमली का मैटर है, इसलिए पे अनोमली कमेटी में इसको रखा जाए। लेकिन वहां से जब सॉल्व नहीं हुआ तो कर्मचारियों ने महासंघ अध्यक्ष के सामने आना ठीक समझा। दूसरी इसमें बात यह भी थी कि क्योंकि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के माध्यम से राइडर वाला मैटर हाल ही में सॉल्व हुआ है, इसलिए भी कर्मचारियों में उम्मीद है कि अगर कोई जो लंबित मैटर हैं वो जल्दी जल्दी अगर निपटाने हैं चुनाव से पहले, चुनाव के प्रेशर में, तो फिर वो अभी ये वक्त है, इसलिए ये आए थे। इनके साथ जो अलग से एचआरटीसी के कंडक्टर भी आए थे, क्योंकि एचआरटीसी का जो मैटर है वो इस तरह का है कि उनका जो पे कमीशन लागू होने से उनकी सैलरी कम हो गई है, ग्रेड पे कम होने की वजह से। तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। हालांकि एचआरटीसी डायरेक्टली एनजीओ के संविधान के दायरे में नहीं है, लेकिन सरकार के पास सामने मैटर या बातें उठाने के लिए जो एक लोगों को, कर्मचारियों को लगता है, अपनी उम्मीद होती है कि कहां से हमारा मसला सॉल्व होता है, तो वो भी अपनी बात करने आए थे। उसके बाद महासंघ अध्यक्ष ने जो एसीएस फाइनेंस हैं प्रबोध सक्सेना, इनसे बैठक की। हालांकि आज केवल इनका ज्ञापन दिया गया है, उससे बाद आगे ज्यादा बात हो नहीं पाई और ज्यादा बात फिर चली गई राइडर की जो के बाद जो पे रिवीजन रूल्स का संशोधन होना है उस तरफ को, और उसको लेकर जो बातचीत है वो आज ज्यादा हुई है। बिजली कनेक्शन की शर्तें मैंने आपको बता दी। बिजली बोर्ड में नया पे कमीशन कब मिलेगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। और सवाल इसलिए क्योंकि आज बिजली बोर्ड के जो प्रबंधन है उनकी एक बैठक हुई है फाइनेंस के साथ, और इसको आप सर्विस कमेटी भी बोल सकते हैं या जो भी कहें, लेकिन फाइनेंस के लोग इसमें, फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह इसमें थे। इसमें मुख्यमंत्री की जो अनाउंसमेंट थी जिसमें बिजली बोर्ड के जो डिवीजन खोलने और जो फील्ड के दफ्तर हैं उनको खोलने की अनाउंसमेंट की गई थी, उनको खोलने को लेकर पहले परमिशन क्योंकि फाइनेंस से होती है, उसके बाद कैबिनेट में जाएगा। लेकिन उसमें कुछ पदों की कटौती की गई है कि आप ड्राइवर और बाकी सारी चीजें आउटसोर्स पे रखिए। जो स्टेनोग्राफर है उनको हटा दिया है, क्योंकि जेओएआईटी जब रख रहे हैं तो स्टेनोग्राफर अलग से नहीं होना चाहिए, ऐसा फाइनेंस ने कहा है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी अक्टूबर 2012 से पंजाब की तर्ज पर पे बैंड की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, उस पर भी चर्चा हुई और उसको फिर आगे सर्विस कमेटी के बीच में रखने को कहा गया। हालांकि ग्रेड पे का रास्ता खुला है इस मीटिंग के जरिए, और टीममेट से जूनियर शब्द हटाने पे अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीजें जो डिसीजन इसमें हुए हैं वो आप सुबह प्रिंट के फॉर्म में अखबार में देख सकते हैं। इसके बाद सब डिवीजन 1 और एसडीएम 2 ये बात करेंगे, और ये घटना है रोहडू की। रोहडू की इसलिए क्योंकि रोहडू में मैंने आपको कल बताया था कि रोहडू के जो एसडीएम थे वो चले गए थे कोर्ट अपना जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसको रद्द करवाने के लिए, और कोर्ट से उनको स्टे मिल गया। इस कारण हुआ ये कि रोहडू के लिए ये 2 ऑर्डर हुए थे। यादविंद्र पॉल जो राजगढ़ में थे उनको रोहडू भेजा गया था। रोहडू में सन्नी शर्मा थे, एचएएस, दोनों ही एचएएस हैं, उनको राजगढ़ भेजा गया था। लेकिन सन्नी शर्मा ने अपना जो ऑर्डर है वो उस ऑर्डर के बाद चार्ज छोड़ा नहीं और कोर्ट में चैलेंज कर दिया इस ऑर्डर को, और यादविंद्र पॉल ने राजगढ़ से रिलिंक्विश किया और ज्वाइन कर लिया, रोहडू में अपनी ज्वाइनिंग दे दी। इधर कल, क्योंकि ये 22 जून का ऑर्डर था इनका, लेकिन कल ही रोहडू वाला जो ट्रांसफर का ऑर्डर था वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया और 11 जुलाई की अगली डेट रख दी। हाई कोर्ट जो राज्य सरकार को जो नोटिस दिया रिप्लाई का, उसके बाद 11 जुलाई को डेट रख दी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में
एक चीज ये हो गई कि हाई कोर्ट से स्टे होने के कारण अब सन्नी शर्मा भी रोडू में ही रह गए और यादवेंद्र पॉल क्योंकि ज्वाइनिंग दे चुके हैं वो भी रोडू में ही है। तो रोडू में सब डिवीजन इस वक्त 1 है और एसडीएम 2 है। अब आप देखिए, ये अपने आप में सरप्राइजिंग है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है रोडू, वीरभद्र सिंह वहां से चुने, वहां से उनका गृह क्षेत्र था और वो मुख्यमंत्री भी थे। गृह क्षेत्र से मुख्यमंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह 2 एसडीएम वहां नहीं बिठा पाए, लेकिन अभी वहां है। वैसे जुब्बल कोटखाई में बीजेपी के शासन के दौरान ही 2 एसडीएम ऑफिस हो गए हैं, लेकिन रोडू में भी पोस्ट 1 है लेकिन एसडीएम 2 हैं। अब 11 जुलाई तक यही सिचुएशन चलेगी। 11 जुलाई को अगर स्टे जो है वो वेकेट हो गया तो सन्नी शर्मा को वहां से चार्ज छोड़ना है और राजगढ़ ज्वाइन करना है, और अगर वो भी राज्य सरकार ने चाहा, और अगर कैंसिल हो गया ऑर्डर तो फिर यादवेंद्र पॉल को वहां से छोड़ के वापस राजगढ़ ज्वाइन करना है, क्योंकि सन्नी शर्मा फिर वहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ी कंप्लेक्स सिचुएशन हो गई है और ये एम्बैरेसिंग भी है राज्य सरकार के लिए, खासकर सब डिवीजन के जो मुखिया होते हैं उनके तरह से अगर ऐसा हो रहा है तो। अब अगली बात करते हैं और वो बात है क्लास 1 और 2 की एसीआर को लेकर। आज राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन की है और ये नोटिफिकेशन जो है वो जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रूल्स 2022 है, ये नए सिरे से नोटिफाई हुए हैं और ये है -IAS HAS जितने भी क्लास 1 और क्लास 2 के अफसर हैं उनके लिए इस नोटिफिकेशन के जरिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनकी एनुअल अप्रेजल जो है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसको APAR अब कहते हैं ACR की जगह, वो अब ऑफलाइन नहीं जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन जाएगी। और इसके लिए सभी विभागों की मैपिंग हो रही है। हर विभाग में 2 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी NIC के द्वारा और उनको फिर कोड जनरेट होगा। हर विभाग में क्लास 1 और क्लास 2 की जो ACR है वो ऑनलाइन चलेगी और ऑनलाइन ही भरी जाएगी मंत्री तक, जितने भी ये चलेंगी। और इसके साथ एक चीज इसमें ये की जाएगी कि जो जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन होती है, जिसमें आउटस्टैंडिंग, गुड, वेरी गुड, अब आउटस्टैंडिंग बाहर है, वेरी गुड और गुड ही दो इसमें होगा। हालांकि HAS और IAS इसमें नहीं आएंगे, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। तो ये क्योंकि आज चेंज किया गया है इसलिए मैंने इसकी जानकारी आपके साथ साझा करना जरूरी समझा। हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जहां तक बात है तो वो जो है, एक तो UGC स्केल वाले थे, उन्होंने आज मुख्यमंत्री ने मंडी में कह दिया कि 1 महीने के अंदर ये ऑर्डर हो जाएंगे। एक और उन्होंने बात कही कि कर्मचारियों के जितने भी हक हैं वो दिए जाएंगे, राज्य सरकार रोकना नहीं चाहती, बेशक राज्य की जो स्थिति है वो इकोनॉमिकली अच्छी ना हो। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो जिला परिषद वाले कर्मचारी हैं उन पर एक कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। और वो कार्रवाई की तैयारी इसलिए शुरू हुई है क्योंकि जो ये पंचायती राज विभाग के जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की एक चिट्ठी का हवाला देते हुए सभी DCs को कहा है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पे है उन पे इस चिट्ठी के अनुसार कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई को देखते हुए कुछ विभागों, कुछ जिलों ने अपने यहां डिटेल मांग ली है कि वो कार्रवाई इसमें करने जा रहे हैं, क्योंकि ADC और जो CEO है जिला परिषद का, क्योंकि ADC होता है, उसको चिट्ठी गई है। चिट्ठी में निदेशक पंचायती राज ने कहा है कि जो लोग हड़ताल पे हैं उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाए, और जो नियम है कार्रवाई करने का वो यही है उस चिट्ठी के मुताबिक कि कोई भी इस तरह की हड़ताल इस दौरान नहीं कर सकता, और 25 फरवरी को जो दिए गए आदेश हैं उस पे अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 4700 के आसपास ये कर्मचारी हैं। ये निर्देश जाने के बाद सोलन और कुल्लू 2 जिलों ने अपने यहाँ एक्शन शुरू कर दिया है। सारे कर्मचारियों की डिटेल मांग ली है जो इसमें हड़ताल पे है, और उसके बाद फिर इन पे इसी तरह से कार्रवाई आगे होगी। हमने इसमें कुछ DCs से भी बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसके लिए बाध्य हैं अब, क्योंकि डायरेक्टर ने ऊपर से कह दिया है तो हमें इसमें कार्रवाई करनी होगी। तो ये जो एक्शन आगे होने वाला है उसकी बात है। इसके बाद अगली बात जो है वो आज का जो हमारा ये बुलेटिन है, इसमें अगली बात ये है कि आज एक तो अच्छी बात यह है कि दूसरी यूनिवर्सिटी हिमाचल को मिली है और वो मंडी में, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री ने किया है। और इसके साथ अगली बात अगर हम करें तो वो TGT हिंदी और संस्कृत के जो नए रूल्स हैं वो कहाँ फंस गए, वो बात आपके साथ करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे कि GOL लाइब्रेरी का क्या होने वाला है। जहां तक बात TGT हिंदी और संस्कृत के रूल्स की है तो वो कार्मिक विभाग से अब जो ड्राफ्ट है वो फाइनल होके चला गया है और ये वापस गया है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में वापस इसलिए गया है क्योंकि कार्मिक विभाग को
25/7/2016 को राज्य सरकार के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत एक ऑर्डर हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि जो भी भर्ती नियम है वो इस फॉर्मेट के हिसाब से बनेंगे। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीजीटी हिंदी और संस्कृत को लेकर मामला कैबिनेट में ले गए तो वो ना फॉर्मेट में था और ना ही उसमें कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा हुआ था, जो मैंने आपको पहले बताया। अब कंसल्टेशन कर रहे हैं क्योंकि कैबिनेट ने भी जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं दिया है। इस मामले में कैबिनेट ने सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको कंसल्टेशन पूरी करनी है। तो इसीलिए आज जो अपडेट है वो कार्मिक विभाग ने 2 रोज पहले जो ये टीजीटी हिंदी और संस्कृत का जो फॉर्मेट है नए ड्राफ्ट रूल्स का, उस फॉर्मेट पे बना के वापस भेजा है शिक्षा विभाग को। इसके बाद शिक्षा विभाग फाइनेंस में जाएगा, लॉ में जाएगा और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएगा। उसके बाद ही इसकी नोटिफिकेशन हो पाएगी। तो इसमें अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, जल्दी ये नहीं होगा। इसलिए जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं वो अभी थोड़ा इंतजार करें। जहां तक बात जेओए लाइब्रेरी के भर्ती नियमों की है, इसमें अच्छी बात यह है कि कार्मिक विभाग ने ये फाइल फाइनल कर दी है, रूल्स भी फाइनल हो गए हैं, वापस चले गए हैं शिक्षा विभाग को। इसको कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 3 पोस्ट है, इसलिए मुख्यमंत्री की मंजूरी से भी ये नोटिफाई हो जाएंगे। और इसमें एक बात यह है कि जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो +2 है और 1 साल का जो बी लिब का डिप्लोमा है वो साथ में रखा जा रहा है। मुझे लगता है लाइब्रेरी असिस्टेंट को रिप्लेस किया जाएगा इस कैडर के माध्यम से, लेकिन इसको फाइनेंशियली डाउनग्रेड किया गया है। जब नोटिफिकेशन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये डाउनग्रेड कितना हुआ है पद। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके साथ जो अगली बात है वो है जेबीटी बैच वाइज भर्ती की। और जेबीटी बैच वाइज भर्ती में जो सबसे बड़ा अपडेट आज का है वो ये है कि इस मामले में बैच वाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कमीशन वाली भर्ती है उसके लिए एटलीस्ट ये हो गया था कि वो उसमें एक तरह से रिजल्ट डिक्लेयर करें और फिर इस विवाद को सेटल करें कि कमीशन में जो नियुक्तियां हैं वो सिर्फ जेबीटी की करनी है या बीएड वाली भी करनी है या नहीं करनी है। हालांकि इसमें 2 मत थे। विभाग ये कह रहा था क्योंकि जो कैबिनेट ने ये अप्रूवल दी थी कि सिर्फ जेबीटी को अपॉइंट किया जाए, बीएड के जितने क्वालिफाई होके आते हैं उतनी पोस्टें खाली रखी जाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं हो जाता। लेकिन बैच वाइज के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि हम इसमें अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जो इंतजार इसमें यह किया जाएगा कि हाई कोर्ट इसमें क्या कहता है। क्योंकि कमीशन में भी एडवोकेट जनरल ने यह कहा था कि बीएड को भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में यही कहा था। लेकिन अब हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है उस रिप्लाई के बाद कल के लिए कोर्ट में ये केस लग गया है और कल जो इसमें जो राज्य सरकार की तरफ से रिप्लाई दिया गया है उसको कोर्ट ऑन रिकॉर्ड लेगा। फिर उसके बाद पता चलेगा कि बीएड का क्या होने वाला है। और अगर बीएड को लेकर हाई कोर्ट ने उतना सीरियसली या उतना सख्ती से नहीं कहा जो उनका पहले का ऑर्डर था, हालांकि उस ऑर्डर के अपोजिट जोधपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे नहीं मिला और उसमें केस वहां चल रहा है अभी। तो इसीलिए ये अभी कल इंतजार करने की बात है कि जेबीटी को लेकर क्या होता है। कल ये केस लगा है और कल इसमें हम आपको बताएंगे कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो रिप्लाई दायर किया गया है हालांकि उस रिप्लाई की कॉपी भी आ गई है जो डायरेक्टर एलिमेंट्री की तरफ से दायर किया गया है, लेकिन हम अभी इस रिप्लाई को आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कल ये कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड लिया जाना है और जब ये ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा तो उसके बाद ही इसके साथ कंपैरिजन करके हम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपको बताएंगे, ताकि एटलीस्ट ये पता चल जाए कि इस केस में अब आगे क्या होने वाला है और इस केस में किस तरफ को आगे रुख जाने वाला है। जेबीटी भर्ती को लेकर इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैच वाइज तभी भर्तियां शुरू हो पाएंगी क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन को लग रहा था कि बैच वाइज में तो मेरिट भी नहीं आएगी, बैच वाइज में तो डायरेक्टली एक तरह से नियुक्तियां ही होती हैं। और इसीलिए अगर अभी कुछ कर दिया और बाद में कोर्ट ने उसको ठीक नहीं माना तो बाद में इनको फिर जो कोई और तरह का रिस्क ना आए, इसलिए ये वेट कर रहे थे कोर्ट का। और अब क्योंकि कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो ही गया है और कल पता भी लग जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, तो कल हम इसकी जानकारी फिर आपको देंगे। तो ये आज के कुछ विषय थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे। आज हमने कल की जो आपकी क्वेरी थी उस पर बड़ी सारी चीजें जो हैं वो एक साथ ली हैं और जहां तक आज का आपका कोई क्वेरी होंगी तो वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि जो आज आपको कोई रिप्लाई चाहिए हो तो वो भी हम आपके साथ साझा कर सकें। हालांकि मैक्सिमम जो हैं मामले वो
अगर जो पहले सब्जेक्ट हो गए वो तो हम नहीं लेंगे। खैर, डीपी की पोस्ट भरी जाएंगी कि नहीं, संजीव धीमान पूछ रहे हैं। सरकार जेबीटी वालों को बेवकूफ बना रही है, ये राजेश ओलविया कह रहे हैं। आउटसोर्स पॉलिसी की अभी ललित ठाकुर जी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो मिनिस्टर भी वापस शिमला आ गए हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते में कुछ हो तो हम आपको बताएंगे। जो एम्प्लॉई 12/1/2022 को रेगुलर हुए, उनको हायर ग्रेड पे कब से मिलना है, वो तो जी आपको रेगुलर होने के बाद 2 साल पूरे कर रहे हैं। सुमन राणा का सवाल है। एरियर कब मिलेगा, कांशीराम जी अभी कुछ नहीं हुआ है। एरियर से पहले लोन लेने का फैसला होगा, तो उसके लिए आपको अभी इंतजार करना है। टीजीटी हिंदी संस्कृत पर तारीख संजय धीमान कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो प्रोसीजरल परमिशन है वो गलत तरीके से हुई थी, यानी कि फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कर्मचारियों का जो मैटर है, कौल सिंह राठौर जी हाई कोर्ट से रूल्स लेट आए थे, उसके बाद इस पे डिस्कशन चल रही है। 2012 और 2016 दोनों को रिपील किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इंतजार करें, लेकिन आपको इसमें अच्छी खबर मिलेगी, राहत मिलेगी, क्योंकि कुछ और चीजें भी की जा रही हैं इसमें कैडर वाइज। जहां तक बात भूपेंद्र पॉल कह रहे हैं कि जेबीटी वालों को सिर्फ अपशब्द बोलने आते हैं, हमने कभी किसी को नहीं बोले, और बिल्कुल सही बात है। ये अपशब्द तो खैर नहीं बोलने चाहिए, पता नहीं कहाँ बोले, किसको बोले, लेकिन ये भूपेंद्र पॉल जी जो हैं शायद बीएड वालों की बात कर रहे होंगे। पुरानी पेंशन को लेकर पवन वर्मा कह रहे हैं, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं हुआ। 507 ग्राम पंचायत वेटनरी, इनमें से आधे जो हैं वो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस, उनका टेक ओवर का प्रोसेस पूरा हो गया है, आधों का अभी बाकी है। टीजीटी प्रमोशन लेक्चरर स्कूल न्यू के लिए मोहिंदर सिंह जी, वो तो रूटीन का प्रोसेस चलता ही रहता है। हमने कल या परसों एक खबर भी इसके बारे में की थी, और वो अखबार में आप देख भी सकते हैं। जेओए आईटी 817 की कोई अपडेट नहीं है, और अभी जो फाइल पे रिप्लाई वापस जाना है वो गया नहीं था। नॉन मेडिकल बैच वाइज भर्ती प्रोसेस वो टीजीटी का पता करेंगे, और योगराज शर्मा का ये सवाल है। ओल्ड पेंशन की तत्काल बहाली की ज्यादा देर तक नहीं लटकाया जा सकता, क्यों नहीं लटकाया जा सकता रामनाथ जी, पता नहीं आप किस हिसाब से कह रहे हैं। बाकी राज्यों को कह सभी राज्य उस तरह के फैसले नहीं लेते, और इसमें मामला उतना आसान है भी नहीं। पहले जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी है उसकी बैठक होने दीजिए, फिर उसके बाद पता लगेगा कि क्या क्या करना पॉसिबल है। जहां तक बात डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी 4500, ये पूछ रहे हैं दिनेश शर्मा जी कि व्हाई ऑल रिपोर्टर्स आर नॉट रेजिंग द इश्यूज ऑफ 4500 डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एम्प्लॉइज, नो आरएनपी रूल, नो पे स्केल, नो प्रमोशन टू देम विदाउट प्रमोशन। ये सवाल आप सरकार से क्यों नहीं पूछते दिनेश जी? मीडिया ने कोई अपने आप सुमोटो एक्शन या सुमोटो मामले उठाने का तो कोई सिलसिला रखा नहीं है। जहां तक बात, अगर आप लोगों की तरफ से कोई ज्ञापन दिया किसी सरकार को, किसी अफसर को, तो आप ज्ञापन की कॉपी बताइए, फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। वैसा तो कुछ नहीं किया आप लोगों ने भी। मोर ओवर इसमें हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, राज्य सरकार का सुमोटो एक्शन तो है ही नहीं। रूल्स बनाता हाई कोर्ट है, रूल्स ड्राफ्ट हाई कोर्ट करता है। राज्य सरकार को तो सिर्फ वो एक तरह से एग्रीमेंट बनाने के लिए आते हैं, और वो ड्राफ्ट होके आए भी हैं। 2012 के रूल्स थे, 2016 के रूल्स बने। जब 2016 के रूल बने तो 2012 के रिपील होने चाहिए थे, वो रिपील हुए नहीं, तब आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और अब जब सारा चीजें उलझी हुई हैं, तो बात मीडिया पे डालना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई ज्ञापन आपने दिया है और वो बात नहीं छपी कहीं मीडिया में, या बात नहीं कही, तो आप बात कह सकते हैं। पीटी की पोस्टों की नोटिफिकेशन कमीशन आयोग कब करेगा, सुरेश धीमान का सवाल है। कविराज जी जो हैं वो आयुर्वेद फार्मासिस्ट, आज हमें मिले भी थे जब आए थे। अरविंद गौतम जो हैं वो पे अनोमली की बात कर रहे हैं। जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग कब तक, अभी तो प्रताप गुलेरिया जी, यहाँ तो एक्शन की बात हो रही है, आप मर्जर की बात कर रहे हैं। शास्त्री नियुक्ति पोस्ट कोड 813, संजू शर्मा जी कोर्ट में केस है। और सीएचओ की कोई अपडेट सुरेंद्र ठाकुर जी आई नहीं। बात सही है बिल्कुल, क्योंकि सीएचओ का जो मैटर है वो पता नहीं कितने टाइम से उलझा हुआ है, और ये बड़ा अजीब सा इसका सिस्टम हो गया है इस सब्जेक्ट का। जहां तक ग्रेड पे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट डिंपल शर्मा जी, ये सवाल आज इन्होंने उठाया भी था जब ये आए थे। पंचायत चौकीदार की कोई नई पॉलिसी हमारे सामने अभी आई नहीं। जहां तक पुरानी पेंशन बहाल करो, रामनाथ शर्मा कह रहे हैं। जो एम्प्लॉई ये क्वेरी है ग्रेड पे को लेकर, वो तो जब रूल्स अमेंड होंगे तभी आपके सामने आएगी। जेबीटी टीजीटी नॉन मेडिकल बैच वाइज भर्ती प्रोसेस, ये हम पूछ के आपको बताएंगे जी। योगराज का सवाल है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये दिनेश शर्मा का सवाल है। इसी तरह के कुछ आज नए सवाल मुझे दिख रहे हैं जिनको फॉलो करना। अभी कॉर्पोरेशन पेंशन 1900 लेफ्ट आउट एम्प्लॉइज को 6000, ये अनिल शर्मा पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई संभावना दिखती नहीं सर। फिर भी आपने पूछा है तो इसकी बात करेंगे। कानूनों से नायब तहसीलदार की प्रमोशन कब तक होगी, ये क्वेरी है एक तरह से, इसका रिप्लाई लेना पड़ेगा।
400 से लगभग स्कूलों में डीपी की पोस्टें खाली हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन इनको भरने को लेकर अच्छा, अब ये भूपेंद्र पॉल का रिप्लाई भी आ गया कि बीएड डिग्री धारकों को सोशल मीडिया में अपना पक्ष रखने का समान अधिकार है। मैंने बिल्कुल ठीक गैस किया था कि आपस में बहस हुई होगी, तो फिर उस तरह से ठीक है। जहां तक बात मेडिकल लैब टेक्नीशियन जिला परिषद हो गया, 2018 बैच की पुलिस कांस्टेबल को कैसे मिलेगा, बिल्कुल ये सवाल वैलिड है आपका, लेकिन वो हम आपको इसका जो बात है वो इसकी थोड़ा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाती पे कमीशन वाली, तो तब तक इसमें जो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात कहना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात पता करके आपको रिप्लाई देंगे। तो ये आज के कुछ सवाल थे जो मैंने ले लिए। बाकी अगर कोई नया सवाल दिखेगा और आएगा तो हम ज़रूर उसको लेने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से फिर उसका रिप्लाई भी, क्योंकि हम आपके हिसाब से लेते हैं, और इसी कारण जो है ये आपकी क्वेरीज ज़रूरी होती हैं, क्योंकि फिर हम इसका जो रिप्लाई के लिए जो फाइलों को चेज करते हैं तो उसमें हमारे लिए भी खबर मिलती है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।